मध्यकालीन मारवाड़ का सामाजिक जीवन। मध्यकालीन मारवाड़ में हमें समाज विभिन्न जातियों में बंटा हुआ मिलता है। वर्तमान में भी वही स्थिति है और ये जातियां जन्म पर आधारित थी और जन्म पे आधारित होने की वजह से उन्हें व्यवसाय वही अपनाना पड़ता था। जाति व्यवस्था कठोर थी, लेकिन आर्थिक दृष्टि से थोड़े बहुत हमें परिवर्तन भी देखने को मिलते हैं। जातियों में ब्राह्मण सामाजिक ढांचे में सर्वोपरि था। ब्राह्मण जाति अनेक उपजातियों में विभाजित थी। समाज में नैतिक जीवन का आधार ब्राह्मण को माना जाता था। अध्ययन, अध्यापन, कर्मकांड, पुरोहित का कार्य, जो परंपरागत पेशा है, वो ब्राह्मणों का माना जाता था। कुछ ब्राह्मणों का मंदिरों में पूजा पाठ करना व्यवसाय बन गया। मध्यकाल में कुछ पढ़े लिखे ब्राह्मणों ने अध्यापन के अपने परंपरागत पेशे को बनाए रखा। शिक्षा का काम करने वाले ब्राह्मणों को राज्यों से भूमि अनुदान में दी जाती थी। कई ब्राह्मणों ने कथावाचन, ज्योतिष तथा वैदिक अध्यापन को अपना व्यवसाय बना लिया। ब्राह्मण जाति में अनेक विद्वान पंडित होते थे, जिन्होंने स्वतंत्र रूप से ग्रंथों की रचना की। जोधपुर राज्य में जवाहर खाना, जरग खाना और पोत खाने का काम सामान्यतः ब्राह्मण अधिकारियों के पास ही बना रहा। कूटनीतिक तथा प्रशासनिक कार्यों का उत्तरदायित्व भी उन्हें सौंपा जाता था। विभिन्न व्यवसायों को अपनाने के बावजूद भी ब्राह्मण लोग पुरानी परंपराओं को कायम रखने पर जोर देते रहे। इसीलिए सामान्य जनता उन्हें हिंदू संस्कृति का संरक्षक समझकर पर्याप्त मान सम्मान देती रही। परंतु कुछ ब्राह्मणों ने रसोड़े आदि का कार्य करना आरंभ कर दिया था, जो हेय समझे जाते थे। वे ब्राह्मण जो किसी के मरने पर भोजन, कपड़ा व अन्य चीज़ें दान के रूप में स्वीकार करते थे, उनका भी ब्राह्मण समाज में निम्न स्थान था। ब्राह्मणों के पश्चात राजपूत जाति का नाम आता है। उनके पास वंशानुगत रूप से छोटी छोटी जागीरें थी। यह समाज में अभिजात्य वर्ग की भांति मान मर्यादा के प्रति अत्यधिक संवेदनशील था। सामान्य राजकीय सेवा अथवा सामंतों की सेवा के अतिरिक्त अन्य किसी भी व्यवसाय को अपनाना वे अपने कुल की प्रतिष्ठा के विरुद्ध मानते थे। राजकीय, प्रशासन एवं सैनिक व्यवस्था में इनका सर्वाधिक योगदान था। कान्हड़देव प्रबंध नामक ऐतिहासिक ग्रंथ में राजपूत जाति के 36 कुलों का उल्लेख है। ये कुल अनेक उपकुलों में परिवारों में विभाजित हो गए थे। राजपूत कुलों में एक बात उल्लेखनीय रही कि एक कुल चाहे कितना ही बड़ा क्यों ना हो, वह वहाँ कितनी पीढ़ियाँ बीत चुकी हो, फिर भी उस कुल में शादी संबंध नहीं हो सकता था। वह कुल एक परिवार रूप में समझा जाता था। ये सभी जातियों में था कि उसी गोत्र में विवाह नहीं करते थे। राजपूतों की शादी विवाह में टीके एवं दहेज के रूप में बहुत बड़ी धनराशि देनी पड़ती थी और इन कठिनाइयों से बचने के लिए राजपूतों में कन्यावध की कुप्रथा प्रारंभ हो गई।
राजपूतों के कुछ जो एक अपने आप पे एक जघन्य अपराध भी था, और बाद में जो है उसे कोटा राजगीर के द्वारा कन्यावध पर प्रतिबंध लगा दिया। लेकिन फिर भी ये परंपराएं जो है वो, जो ये जघन्य अपराध हैं, कुप्रथा है, जघन्य अपराध है, वो भी हमें कहीं ना कहीं कभी सुनने को मिलता है। राजपूतों के कुछ परिवार ऐसे भी थे जो राज्य के सेवा में नहीं थे और न ही व्यापार वाणिज्य में उनकी कोई रुचि थी। ऐसे राजपूत परिवार कृषि का कार्य करते थे। राजपूत शासकों और सामंतों ने कृषि कार्य करने वाले राजपूतों को भूमि कर के संबंध में कई प्रकार की छूट भी प्रदान की थी। वैश्य जो है वो विश्य बना, पब्लिक थी वो वर्ण बनी, और बाद में वो वैश्य जो है वो महाजन को कहते थे, जिन्हें सामान्यतः वणिक कार्य करने वाला बनिया भी कहा जाता है। ब्राह्मणों और राजपूतों की भांति वैश्य भी अनेक जातियों व उपजातियों में विभाजित थे। उनमें मुख्यतः अग्रवाल, ओसवाल, माहेश्वरी, पोरवाल आदि जातियां थीं। व्यावसायिक दृष्टि से व्यापार वाणिज्य और साहूकारी का धंधा वैश्यों का परंपरागत व्यवसाय था। मध्यकाल में राजपूत राज्यों को विभिन्न प्रकार की सहायता देने के कारण वैश्य समुदाय न केवल अधिक धन संपन्न हो गया, बल्कि राजपूत राज्यों में उनकी प्रतिष्ठा भी बढ़ गई थी। कुछ समृद्ध वैश्य व्यवसायियों ने समय समय पर मंदिरों का निर्माण व जीर्णोद्धार करवाया। उन्होंने जन कल्याण के कार्यों में बड़ी रुचि प्रदर्शित की। विशिष्ट प्रतिभा संपन्न वैश्य व्यक्तियों को प्रशासन में उच्च पदों पर नियुक्त किया गया था। राज्यों में हकीम, दीवान, मुसाहिब, दरोगा, वकील आदि पदों पर अधिकांशतः वैश्य वर्ग के व्यक्ति ही नियुक्त किए जाते थे। यहाँ तक कि कभी कभी वैश्य वर्ग के व्यक्ति सैन्य संचालन का काम भी करते थे, लेकिन असैनिक राजकीय सेवाओं पर तो लगभग उनका एकाधिकार हो गया था। जैसे मोहता जो नैन्सी है मारवाड़ में, वैश्य समुदाय का मुख्य व्यवसाय व्यापार वाणिज्य तथा रुपयों का लेन देन करना था। वे मुख्यतः थोक व्यापारी थे और सामान को एक प्रांत से दूसरे प्रांत में लाने ले जाने और क्रय विक्रय का काम करते थे। कई वैश्य परिवार खालसा भूमि के राजस्व तथा सायर, जिस चुंगी बोलते हैं, की वसूली का इजारा अर्थात ठेका लेने का काम भी करते थे। साहूकार के रूप में साधारण किसान से लेकर शासक तक को ब्याज पर कर्ज देना भी उनका मुख्य व्यवसाय था। वस्तुतः वैश्य समुदाय समय समय पर शासकों को अपनी सत्ता सुदृढ़ बनाने में पूरा आर्थिक सहयोग करता था, लेकिन वो उस पर ब्याज लेता था। कायस्थ, मध्यकाल में कायस्थों की भी महत्वपूर्ण भूमिका थी। कायस्थ जो है वो हिसाब किताब रखने, पत्र व्यवहार करने का कार्य करते थे। वे फारसी की अच्छे जानकार, प्रशासनिक कार्यों में दक्ष और उस समय के मुगल शिष्टाचार से परिचित थे। अवसर आने पर कायस्थों ने योद्धा के रूप में राजकीय सेवा भी दी। साधारण बोलचाल की भाषा में कायस्थों को पंचोली कहा जाता था। मुगल काल तक विविध राज्यों, विशेषकर जोधपुर और जयपुर की शासन व्यवस्था पर उनका भारी प्रभाव बना रहा। इन राज्यों के मुत्सद्दी वर्ग में कायस्थों की ही
प्रधानता थी। मुगल दरबार में राज्यों की तरफ से जाने वाले वकील प्राय कास्तों में ही से चुने जाते थे। अतः मध्यकालीन समाज में कायस्थों का महत्व बढ़ गया था। कृषिकर्मी जातियां, आदिवासी, दास, इनका भी समाज में स्थान था। कृषिकर्मी जातियों में जाट, गुर्जर, विश्नोई, कुनबी, कल्बी, कीर, धाकड़, माली, अहीर, रेबारी, मेघवाल, रेगर जातियों का उल्लेख मिलता है। कृषि तथा पशुपालन उनका मुख्य व्यवसाय था। 13वीं शताब्दी से 17वीं शताब्दी तक उनकी आर्थिक स्थिति ठीक ठाक रही, परंतु बाद में मराठों व पठानों की लूटमार तथा बढ़ते हुए कर्ज के भार के कारण वे निरंतर ऋणग्रस्त होते गए। फलस्वरूप कईयों ने कृषि कार्य को त्याग दिया और उस समय जो शहर जो बस रहे थे उनमें वो आजीविका के लिए चले गए। अन्य व्यवसाय जातियों में सुथार, लोहार, नाई, कुम्हार, दर्जी, सुनार, तेली ने अपने परंपरागत व्यवसाय करते रहे, लेकिन बाद में कुटीर उद्योगों के नष्ट हो जाने से अधिकांश शिल्पियों ने अपने परंपरागत व्यवसाय को छोड़कर कृषि कर्म अथवा नौकरी का पेशा अपनाना प्रारंभ किया। इसके अतिरिक्त लखवारा, मणियारा, चीपा, धोबी, भड़भुंजा, कलाल, खटीक, बेलदार की जातियां भी समाज में थी और वो अपने विभिन्न कार्य करती थी और ये व्यवस्था जन्म प्रधान थी और अत्यंत कठोरता से जाति व्यवस्था का पालन किया जाता था, जो मानवीय नहीं था। आदिवासी, उनमें भील, मीणों, गरासियों का स्थान था। सामाजिक ढांचे में उनका विशेष महत्व था। पराक्रमी, शौर्य एवं स्वामी भक्त होते थे, राष्ट्रभक्त होते थे और उन्हें राजकोष, शस्त्रागार, रनिवास की सुरक्षा का जिम्मा प्रदान किया जाता था। युद्ध में इनकी शौर्य एवं पराक्रम इन्हें विशेष स्थान प्रदान करते थे। शांति काल में राहगीरों की हिफाजत करने का दायित्व इनका था। ये खेती करना और जंगली वस्तुओं को एकत्र कर कस्बों और नगरों में बेचना इनका प्रमुख व्यवसाय था। मध्यकाल में सबसे जो बुरी स्थिति थी वो दास प्रथा थी और ये दास जो है ये जब तक 1833 में दास प्रथा का अंत नहीं हुआ तब तक ये चलती रही और इन्हें किलेदार एवं दरोगा के पदों पर नियुक्त किया जाता था। इस तरह से हिंदू धर्म में ये जातियाँ बंटी हुई थी। मुसलमान जो है, मुसलमान में भी हमें विभिन्न जातियाँ देखने को मिलती है और उनमें भी ऊंच नीच का भेदभाव था। मुसलमानों में सैयद है, काजी है, पठान है, कायम खानी है, ये मुसलमान थे। इसके अलावा सम्मा है, समेजा है, राजड़ है, कल्लर है, ये भी जाति व्यवस्था में बंटे हुए थे। मुसलमानों को राजकीय सेवाओं में स्थान दिया जाता था और मुस्लिम संतों एवं विद्वानों को भूमि अवदान में दी जाती थी। मुसलमान अधिकांशतः दस्तकारी का कार्य भी करते थे। रंगाई, छपाई, लुहारी, पत्थर कटाई का कार्य भी मुसलमान करते थे।
कुछ मुसलमान उर्दू फारसी पढ़ाने का कार्य भी करते थे एवं कुछ यूनानी चिकित्सा का काम भी करते थे, हकीम का कार्य करते थे। कई संपन्न मुसलमानों ने व्यापार वाणिज्य का व्यवसाय अपना लिया था, लेकिन अभिजात्य वर्ग के मुसलमानों को शासकीय कार्यों के अतिरिक्त अन्य व्यवसाय को अपनाना अपनी प्रतिष्ठा के प्रतिकूल माना जाता था। और इस काल में हिंदू मुस्लिम सहयोग भावना बनी रही और सांप्रदायिक उन्माद हमें देखने को नहीं मिलता है। इस तरह ये मध्यकालीन मारवाड़ का सामाजिक ढांचा बना।